जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमोएस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रहों को जड़ों से समझने का प्रयास किया था और आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं कि ग्रह कुंडली में कैसे काम कर रहे हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लूँगा, ऊंच और नीच। आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को 27 नक्षत्र, 12 राशि और उनके ग्रह स्वामी पूरी तरीके से याद है। ये सभी हमने कई समय पहले डिस्कस कर रखा है। अब हम ग्रहों के उच्च और नीच अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले उच्च और नीच का मतलब समझ लेते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो उच्च का मतलब होता है अवगत होना। उच्च का ग्रह वो ग्रह है जो अपने पोटेंशियल पावर और पर्पस से फुल्ली अवेयर है। तो उच्च के ग्रहों का आप सिंपल मतलब ये समझिए कि वो ग्रह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, बहुत ही ज़्यादा जागृत है। और वही नीच के ग्रह का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अनजान है। खुद के ताकत को, खुद के पर्पस को भूल जाना आप नीच समझ सकते हैं। अब ये उच्च और नीच कोई ग्रह कब होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली में हर ग्रह का कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ जाते ही वो ग्रह फुल्ली अवेयर हो जाता है। जैसा एक छोटा बच्चा प्लेग्राउंड को देख के, या एक खाने का शौकीन व्यक्ति भोजन को देख के, या एक जुआरी ताश के पत्ते या पैसों को देख के। तो मतलब आप समझ सकते हैं कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता किसी और चीज़ के बारे में। जैसे बच्चे को खेलते वक्त भूख नहीं लगती, नींद उड़ जाती है, पर उसका खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ अंदर से ही इग्नाइट करता है उन्हें, जिसके वजह से उन्हें परम सुख खाली खेलने में आता है। तो सभी ग्रहों के कुछ ऐसे राशि, नक्षत्र या कई स्थान हैं ब्रह्मांड में जहां जाते ही वो ग्रह फुल्ली अवेयर स्टेट में आ जाता है। और परमात्मा की लीला देखिए, जो ग्रह जहां उच्च का होता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वो ग्रह नीच का हो जाता है। मतलब कोई ग्रह मेष राशि में उच्च के हो तो वो तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री ऑपोजिट है। और अभी तक हमने ग्रह दृष्टि पे बात नहीं की है, परंतु देखिए आपको बता दूं, हर ग्रह अपने सामने वाले घर को दृष्टि डालता ही डालता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये परमात्मा की लीला देखिए। जो ग्रह जहाँ उच्च का होता है वो ना चाह के भी अपने नीच के घर को अवश्य देखता है, और जो भी ग्रह नीच का हो जाए उसे अपना उच्च का घर अवश्य दिखेगा, क्योंकि सभी ग्रह अपने सामने के घर को ज़रूर देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान मेष राशि में उच्च के होते हैं, फिर चंद्रमा वृषभ राशि में, फिर मंगल देव मकर राशि में, फिर बुध देव कन्या राशि में, फिर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी मीन राशि में, शनिदेव तुला राशि में, राहु महाराज वृषभ राशि में और केतु महाराज वृश्चिक राशि में एग्जॉल्टेड माने गए हैं। अब यहाँ मैं कुछ क्लियरिटी देना चाहूँगा। सबसे पहली बात देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में आपको यहाँ डीप एग्जॉल्टेशन की डिग्री नज़र आती है, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, परंतु एक स्पेसिफिक डिग्री टच करते ही, जैसे सूर्य भगवान मेष राशि के एग्जैक्ट 10 डिग्री टच करते ही जहाँ अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण है, वहाँ वो डीपली एग्जॉल्टेड माने गए हैं। तो लोगों में अब ये कन्फ्यूजन है कि क्या सूर्य भगवान एग्जैक्ट 10 डिग्री या 10 डिग्री तक ही एग्जॉल्टेड होंगे। तो देखिए, मैं जो यहाँ समझ पाया हूँ वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। सूर्य भगवान 10 डिग्री पे डीपली एग्जॉल्टेशन में चले जाते हैं, पर अगर सूर्य भगवान मेष राशि में है तो भी वो उच्च के ही है। हाँ, फ़र्क ज़रूर हो सकता है 10 डिग्री सन के और 20 डिग्री सन के बीच, मगर मैं इस प्लेसमेंट को एग्जॉल्टेशन से हटा नहीं सकता। तो कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं, अगर वो उस राशि में है तो वो कहीं ना कहीं बली है। अब अगर वो एग्जैक्ट उसी डिग्री में है जहाँ उनका डीप एग्जॉल्टेशन है तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, परंतु अगर वो ना भी रहे तो उसे कंसीडर ज़रूर कीजिए। दूसरी क्लियरिटी मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, चंद्रमा को लेके भी मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से सुना है कि रोहिणी नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं, और ये मेरा पर्सनल बिलीव भी है। परंतु अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको कृतिका नक्षत्र नज़र आएगा। अब चंद्रमा के पीछे तो देखिए पूरी कथा नज़र आती है कि 27 जो नक्षत्र है वो उनकी अर्धांगिनी है, और इन 27 नक्षत्रों में से या इन 27 वाइफ में से सबसे ज़्यादा समय वो रोहिणी के साथ बिताते थे, जिसके वजह से प्रजापति दक्ष की बाकी पुत्रियों ने ये कंप्लेन किया कि चंद्रमा पक्षपात करते हैं। तो इसका आपको कथन पूरा मिलता है।
और ये बहुत ही आसान हो जाता है ये मान लेने में कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच के होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी हम रोहिणी नक्षत्र में मनाते हैं। अब यहाँ कनेक्शन क्या है, महर्षि पराशर जी ने चंद्रमा को कृष्ण भगवान से जोड़ा है। तो देखिए, कंफ्यूज होना हो किसी को तो बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है कंफ्यूज होने में, परंतु आप अपना बिलीव खुद बनाइए, स्टडी कीजिए, आप खुद देखिए आपको रिजल्ट कहाँ मिलते हैं। मैं केवल आपसे वो शेयर करने वाला हूँ जहाँ मुझे रिजल्ट दिखते हैं या जिस पे मैं बिलीव कर रहा हूँ। और मेरे बिलीव के मुताबिक देखिए, कृतिका के दूसरा चरण में अगर चंद्रमा हो तो भी वो मेरे लिए उच के है, रोहिणी नक्षत्र के किसी भी चरण में हो फिर भी वो मेरे लिए उच के ही है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें वृषभ राशि में आ रही है। तो पहली बात तो देखिए, राशि में उच के होते हैं तो होते हैं, डीप एक्सॉल्टेशन हो तो अच्छी बात है, अगर डीप एक्सॉल्टेशन ना भी हो तो उसे कंसीडर तो करना ही है। और दूसरी बात, जैसे मैंने चंद्रमा के बारे में बताया, वैसे राहु केतु के लिए तो आपको पूरी राशि परिवर्तन ही नज़र आ जाएगी, क्योंकि कुछ क्लासिक्स कहते हैं राहु महाराज मिथुन राशि में उच के होंगे और केतु महाराज धनु राशि में उच के होंगे। तो यहाँ नक्षत्र की तो बात ही नहीं बची। तो समझिए, काम करना हो तो कन्फ्यूजन को दूर रखिए। और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक्सॉल्टेशन और डीप एक्सॉल्टेशन में क्या फ़र्क समझे। तो देखिए, एक होता है दर्द और एक होता है भयंकर दर्द। एक होती है आपकी पसंद, एक होती है आपकी शिद्दत। एक कोई होगा आपका मित्र, एक कोई होगा आपका बेस्ट फ्रेंड। तो जो एक नॉर्मल दर्द और एक सीवियर पेन में फ़र्क है, और एक पसंद और शिद्दत में फ़र्क है, और मित्र और अति प्रिय मित्र में फ़र्क है, बस उतना ही फ़र्क है। आम आम ही रहेगा, मिठास में कम ज़्यादा होगा, पर वो नींबू जैसा स्वभाव नहीं लेगा। तो कोई ग्रह आम है, उच्च का है, तो वो स्वभाव तो उच्च का रखेगा, मिठास को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने बताया, कोई भी ग्रह जिस राशि में जिस स्थान पे उच्च के होते हैं, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट वही ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो अगर आपने ग्रहों की उच्च का स्थान पता कर लिया सही तरीके से, तो आसानी से आपको नीच का स्थान भी पता चल जाएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, ऑपोजिट घरों को पकड़ना है। सूर्य भगवान मेष राशि में उच्च के थे तो वो तुला में नीच के हो जाएंगे, चंद्रमा वृश्चिक में नीच के होंगे, मंगल देव कर्क में, बुध देव मीन में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कन्या राशि में, शनिदेव मेष राशि में, राहु महाराज वृश्चिक में और केतु महाराज वृषभ में। तो कुल मिला के हमने ये जान लिया कि ग्रह जब भी भ्रमण करते हैं तो भ्रमण करते करते वो कुछ ऐसे राशि के कुछ ऐसे स्थान पे आ जाते हैं जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अवेयर स्टेट में आ जाते हैं। उस समय किसी जातक का जन्म हो तो उस जातक की कुंडली में वो ग्रह उच्च के दिखेंगे, और उसके ऑपोजिट कोई ग्रह भ्रमण करते करते कोई ऐसे स्थान पे है जहाँ वो नीच का है, तो उस समय पैदा हुए जातक की कुंडली में वो ग्रह नीच के नज़र आएंगे। और नीच का मतलब होता है फुल्ली अनअवेयर हो जाना, अपने ताकत के बारे में कोई अंदाज़ा ना होना, अपने पर्पस के बारे में कोई अंदाज़ा ना होना। और इसके अलावा एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, ऊंच और नीच अपने आप में पूरा खेल नहीं है, ये केवल एक अवस्था है जो महर्षि पराशर जी समझा रहे हैं। और ऐसे ही अनेकों बल आपको देखने मिलता है, जैसे कि ग्रह दिग्बली हो जाए, हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, वो अपने आप में पूरा पिक्चर नहीं है, और ना ही ये ऊंच नीच अपने आप में पूरा पिक्चर है। इसके अलावा कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो वो ग्रह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। पर अगेन, खाली मूल त्रिकोण राशि में हो जाना सब कुछ नहीं है, खाली ऊंच का हो जाना सब कुछ नहीं है, खाली नीच का हो जाना सब कुछ नहीं है। इसको स्टडी करना बहुत ही अलग चीज़ है। और ऐसे कई सारे कैलकुलेशंस है ग्रह की बल को जानने के लिए। आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगले वीडियो में हम मूल त्रिकोण राशि और मरण कारण स्थान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।